जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू समाचार विश्लेषण के इस अंक में हम बात करेंगे 12 अक्टूबर को हिंदू पेपर में आए हुए विभिन्न महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की। साथ में देखेंगे कुछ प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला जो ये आर्टिकल है ये लिया गया है पेज नंबर 6 से और ये हमारे जीएस पेपर 3 से संबंधित है। अगर इसके संदर्भ की हम लोग बात करें तो इस आर्टिकल में देखिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा लिए गए कुछ फैसलों की बात की गई है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने किस प्रकार से अपनी योजनाएं बनाई हैं आगे के इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए। जिस प्रकार हमारी कोविड-19 के कारण इकोनॉमी गिरी है, इकोनॉमी में गिरावट आई है, तो उसे किस प्रकार हमें आगे बढ़ाना है और किस प्रकार दोबारा से पटरी पर लेकर आना है। इसके लिए जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ने अपने कुछ स्टेप्स, अपनी कुछ योजनाएं बनाई हैं, तो उन योजनाओं को ही यहाँ पर दर्शाया गया है और उनके बारे में कुछ डिस्कस यहाँ पे किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉइंट को। देखिए आरबीआई की अगर मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करें, तो ये कमेटी में कुल मिला के 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, ये 6 मेंबर में क्या है, देखिए इस समय की बात करें तो 3 तो इसमें नए मेंबर आए हैं। कौन कौन से हैं वो एक बार याद कर लीजिए। एक तो है अशीमा गोयल, अशीमा गोयल जी। दूसरे हैं जयंत वर्मा, जयंत वर्मा। और तीसरे हैं शशांक भिड़े, शशांक भिड़े। ये 3 मेंबर्स को नया लाया गया है, इसमें जोड़ा गया है। बाकी के 3 मेंबर पहले से ही काम कर रहे हैं, जिसमें एक तो अपने आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। दूसरे जो हैं वो हैं माइकल डी पात्रा। और तीसरे जो इंसान का नाम है वो हैं अपने मृदुल सागर जी। ठीक है, ये 6 कुल मेंबर हैं। ये मेंबर डिसाइड करते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, अब ये मौद्रिक नीति का मतलब क्या? मौद्रिक नीति का मतलब कि मार्केट में मुद्रा का चलन यानी मुद्रा का प्रवाह किस प्रकार नियंत्रित करना है, तो उस नीति को हम लोग कहते हैं मौद्रिक नीति, जिसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो ये कमेटी देती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी मौद्रिक नीति जारी की थी। इस मौद्रिक नीति के तहत बहुत सारे रेट्स होते हैं जिनके बारे में आरबीआई तय करता है कि इन रेट्स की परसेंटेज को बढ़ाना है या रेट्स को घटाना है। ठीक है, अभी क्या किया, अभी जो आरबीआई है इसने अपनी रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया, यानी जैसे ये पहले थी वैसे ही रखी हैं। अगर हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की बात करें तो रेपो रेट अगर 4% थी पहले, तो अभी भी 4% ही रखी है, इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं करी है। क्यों नहीं करी है बढ़ोतरी, इसमें बढ़ाया क्यों नहीं है? तो देखिए ये रेट की अगर हम बात करें, जैसे रेपो रेट की अगर हम बात करें, तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेता है। ठीक है, तो इसको अभी क्या करा गया, कम रखा गया है। कम क्यों रखा गया है? ताकि बैंकों को सस्ता लोन प्राप्त हो जाए। सस्ता लोन बैंकों को प्राप्त होगा तो बैंक आगे मार्केट में कैसा देंगे, सस्ता लोन देंगे। और जब मार्केट में सस्ता लोन जाएगा तो इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब लोन की डिमांड बढ़ेगी तो उससे 2 चीजें बढ़ेंगी, या तो उससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और दूसरा उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो यही पॉलिसी आरबीआई की है। आरबीआई यही चाहता है कि इस समय मार्केट में अधिक से अधिक डिमांड बढ़े और अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट बढ़े। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में इस बार खास बात है कि आरबीआई ने कहा है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक हम अपना मुख्य ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार पर ही लगाने वाले हैं, उसके रिवाइवल पर लगाने वाले हैं। यानी जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई दर है, उस पर आरबीआई ने कहा कि हम इतना ध्यान नहीं देंगे जितना अर्थव्यवस्था के रिवाइवल पर देंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि आरबीआई ये मानता है कि अर्थव्यवस्था के रिवाइवल से ही महंगाई दर अपने आप कम हो जाएगा। अगर हम देखें तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने यही कहा कि महंगाई दर को ऐसा नहीं कि हम भूल जाएंगे, महंगाई दर का जो हमारा टारगेट है कि उसे 2 से 6% के बीच में रखना है, वो हम ध्यान रखेंगे और प्रयास करेंगे कि महंगाई दर हमारी 2 से 6% के बीच में ही रहे। लेकिन उससे भी अधिक ध्यान हम देंगे कि अर्थव्यवस्था में दोबारा से कैसे रिवाइवल हो, कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े, कैसे प्रोडक्शन बढ़े और कैसे इंप्लॉयमेंट जनरेट हो, हम इस पर मुख्य ध्यान करेंगे और इसी के इर्द गिर्द हमारी सारी नीतियां बनने वाली हैं। आरबीआई ने एक बात और भी कही। आरबीआई ने कहा कि अगर इस समय हम मान भी लें कि हमारी महंगाई दर बहुत अधिक बढ़ी हुई है, उसको रोकने के लिए प्रयास करने हैं, तो ये महंगाई दर में जो बढ़ोतरी है ये बहुत कम समय के लिए है।
क्यों कम समय के लिए? आरबीआई ने अपने रीजन दिए। क्या रीजन दिए? कि उन्होंने कहा कि महंगाई क्यों बढ़ी? महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि कोविड-19 के समय में जितना भी प्रोडक्शन था उसमें एक भारी गिरावट आई। जब प्रोडक्शन में कमी आई तो इसका मतलब सप्लाई में कमी आएगी। जब सप्लाई में कमी आएगी तो सीधी सी बात है कि डिमांड बढ़ेगी और रेट बढ़ ही जाएंगे। दूसरा, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो भी इन दिनों बंद रहा बिल्कुल। जब ट्रांसपोर्टेशन बंद रहा तो माल की आवाजाही नहीं हो पाई, इसीलिए उपलब्धता कम हो गई। तो इन तीन वजहों से क्या हुआ, हमारी जो महंगाई रेट में उछाल आया वो आया। अब आरबीआई चाहता है कि इन्हीं तीनों को दोबारा से बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, सप्लाई को बढ़ाया जाए और ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाए, जिससे जो महंगाई बढ़ी है वो वापस से क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक आप ड्राफ्ट समझिए। ड्राफ्ट क्या है? देखिए, मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए लोन, है ना? कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके लिए लोन चाहिए। अब अगर लोन की रेट्स महंगी होंगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अगर लोन की रेट सस्ती होंगी यानी कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति में अभी रेट्स को कम रखा, यानी रेट्स में कोई बदलाव नहीं करा। आरबीआई चाहता है कि यहां से लोन अधिक से अधिक मार्केट में जाए, उससे अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इस प्रोडक्शन से क्या होगा, अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, यानी रोजगार जनरेट होंगे। और रोजगार जनरेट होने से क्या होगा, इनकम हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और इनकम के बढ़ते ही क्या होगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड के बढ़ते ही जो हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है वो वापस से पटरी पर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आरबीआई की यहाँ पर ये पॉलिसी है। इसीलिए आरबीआई ने कहा कि हम इस बार मुद्रास्फीति से अधिक ध्यान देंगे, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर, यानी उसके रिवाइवल पर हम मुख्य ध्यान देंगे। और कब तक, इस वित्त वर्ष के अंत तक तो कम से कम देंगे ही देंगे। उसके बाद भी अगर आवश्यकता हुई तो उसके बाद भी हम लोग यही पॉलिसी अपनी रखेंगे। ये आरबीआई ने इस पूरे आर्टिकल में कहा, इस आर्टिकल के द्वारा ये हमने पढ़ा। दूसरा, आरबीआई ने एक नीति और यहां पे की है। आरबीआई ने इस बार निजी निवेश पर भी अपना ध्यान दिया है। अर्थात बैंकों से आरबीआई ने एक सजेशन लिया भी है और दिया भी है। क्या दिया है सजेशन? कि बैंक इस बार लोन देने की अपेक्षा अपना जो मेन फोकस है वो निवेश पर केंद्रित करें। अर्थात उनके पास जो भी लायबिलिटीज हैं उनके साथ वो लोन कम दें, लेकिन लोन के अलावा जो बॉन्ड मार्केट होता है या फिर जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं या फिर जो और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं वहां पर अपने धन को निवेश करें। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि लोन तो देखिए कभी ऐसा होता है भारतीय बैंकों के साथ कि लोन एनपीए में चला जाता है या लोन की रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन अगर निवेश करेंगे हम लोग बॉन्ड में, निवेश करेंगे हम लोग डिबेंचर में, निवेश करेंगे कमर्शियल पेपर में, तो यहां से एक फिक्स रिटर्न की गारंटी होती है। ठीक है, और आरबीआई हमारा यही चाहता है कि इस समय क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई है, इसलिए इस समय कोई भी रिस्क बैंकों पर ना आए। इसीलिए बैंक चाहते हैं और आरबीआई भी चाहता है कि उनका जो रिटर्न रहे वो फिक्स रहे, ताकि उनके जो धन है, उनका जो पूंजी है वो बची रहे, उसका नुकसान ना होने पाए। इसलिए आरबीआई ने कहा भी कि आरबीआई ने कहा कि सरकार के माध्यम से अभी लगभग लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया था वो इसी को देखते हुए दिया गया था, जिसमें से 8 लाख करोड़ रुपए की अगर हम बात करें तो ये तो सीधे सीधे तरलता आरबीआई ने बढ़ाई है। इसके अलावा जो 12 लाख करोड़ रुपए है ये कई योजनाओं के माध्यम से मार्केट में वितरित किया जाएगा, मार्केट में लाया जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा लिक्विडिटी फ्लो है, यानी जो हमारा धन का फ्लो है, धन का प्रवाह है, उसको भी बढ़ाने का काम आरबीआई ने किया है। चार बातें आपको याद करनी है कि आरबीआई ने इस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चार बातें अपनी रखी हैं। पहला, अर्थव्यवस्था के ग्रोथ पर ध्यान। दूसरा, क्रेडिट फ्लो। ठीक है, देखिए जब तक क्रेडिट फ्लो नहीं होगा तब तक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ही नहीं। तो इस आरबीआई को क्या करना है कि क्रेडिट फ्लो पर ध्यान देना है, किस तरीके से क्रेडिट फ्लो बढ़े। दूसरा, लिक्विडिटी फ्लो, यानी मार्केट में जो धन का प्रवाह है वो भी बढ़े किसी भी रूप में। जितना धन का प्रवाह बढ़ेगा उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप इकोनॉमी जो है वो सीधे सीधे लाइन पर आने लगेगी।
अनुमान लगाया है आरबीआई ने भी और कई एजेंसीज ने भी कि अभी तो हमारी मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक है, लेकिन ये चौथी तिमाही में, जो इस वर्ष वित्त वर्ष का चौथा तिमाही होगा, उसमें ये लगभग लगभग 4.5% तक आकर रुक जाएगी, ऐसा आरबीआई ने अनुमान लगाया है। तो आरबीआई ने यही 4 बातें इसमें कही हैं जो आपको समझ लेनी है। इन 4 बातों पर फोकस करा है। मुद्रास्फीति पर आरबीआई ने कहा है कि हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, लेकिन मुख्य ध्यान जो हमारा होगा वो अर्थव्यवस्था के रिवाइवल पर ही हम लोग रखने वाले हैं, ऐसा आरबीआई ने यहाँ पर कहा है। ये आपको यहाँ पे ध्यान करना है। आगे बात कर लेते हैं अगले इस आर्टिकल की, जो पेज नंबर 7 पर लिया गया है और जीएस पेपर 2 से इसका संबंध है। ठीक है, देखिए ये क्या है, प्रॉमिस फ्री व्हीकल्स फंड्स इट्स ऑल फेक। ठीक है, ये क्या है तो एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी सरकारी योजनाओं के बारे में आपको देखने को मिलेगा। चाहे आपको मिलेगा फ्री स्कूटर योजना, प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना, प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना, प्रधानमंत्री कन्या धन योजना, कन्या आशीर्वाद योजना, ऐसी कई योजनाओं को आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि इनमें से कुछ योजनाएं वाकई में सरकार के द्वारा लाई गई होती हैं, लेकिन इस समय एक बहुत बड़ा ये काम चल रहा है जिसमें कुछ फेक योजनाएं बनाकर आपके डेटा को लिया जा रहा है। यानी कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं गिरोह बनाकर, जो सरकार की योजनाओं से कुछ कुछ मिलती जुलती योजनाओं के संबंध में कुछ फेक न्यूज फैलाते हैं और उन फेक न्यूज के कारण वो आपका डेटा और आपसे कुछ धन की भी उगाही इस समय कर रहे हैं। तो उसके बारे में ये पूरी पोस्ट, उसके बारे में पूरा ये आर्टिकल है। हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि क्या इस आर्टिकल में है, जरा समझते हैं। देखिए अगर हम लोग फेक योजनाओं की बात करें तो फेक योजनाएं कोई नई बात नहीं है। पहले भी फेक योजनाओं के माध्यम से लोगों को लूटा जाता था, उनसे पैसों की उगाही होती थी और ये काम पहले से होता आ रहा है। लेकिन अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है? पहली बात कि कोविड के कारण हम सभी का जो ऑनलाइन कनेक्शन है, ठीक है, या इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, वो बढ़ गया है। अर्थात अब हम अधिक से अधिक समय अपना इंटरनेट और ऑनलाइन पर गुजार रहे हैं। हम तरह तरह की जो इंफॉर्मेशन हैं, तरह तरह की जो डेटा हैं, उनके लिए इंटरनेट के सोर्सेस का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। इस वजह से इस तरह के फेक न्यूज और फेक योजनाओं का चलन बढ़ गया है और इनके शिकार भी हम लोग होते जा रहे हैं। अब ये लोग करते क्या हैं? ये लोग करते ये हैं कि जैसे मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए एक योजना आई थी तमिलनाडु में, जो थी फ्री स्कूटी योजना। उसमें तमिलनाडु सरकार ने कुछ कंडीशंस पर फ्री स्कूटी योजना देने का प्लान किया था। अब ये तमिलनाडु की योजना थी, वो बात सही है, जब चली थी वो बात सही है, लेकिन फिर इसको क्या किया गया, गूगल पे पीएम फ्री स्कूटी योजना के माध्यम से शुरू कर दिया गया। उसमें पूरी बकायदा एक वेबसाइट बनाई गई, वेबसाइट के साथ साथ कुछ लिंक भी आपको दिए गए जिससे बिल्कुल वो ऑथेंटिक जैसा लगता है। यूट्यूब पर उसकी वीडियो बनाई गई, यूट्यूब पर आपको वीडियो दिखाई गई और भी तमाम तरह के जो ऑथेंटिक लिंक्स होते हैं वो अपने पेज पर उन्होंने दिए। इस तरह काम उन्होंने किए, लेकिन क्या था कि वो चीज क्या थी, पूरी तरीके से फेक थी। ठीक है, लोग समझ नहीं पाए उसको, लोग उसमें फंस गए। फंसने का मतलब ये है कि लोगों ने अपना डेटा उसको दिया और डेटा का फिर उन्होंने आगे यूज किया, जिसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। अब करते क्या है ये लोग हमसे दो तरीके से उगाही करते हैं। एक तो हमसे हमारा पर्सनल जो डेटा है, चाहे वो हमारा नाम हो, हमारा पता हो, या हमारी ईमेल आईडी हो, या इसके अलावा हमारा फोन नंबर हो, ठीक है, या इसके अलावा हमारा जो आधार कार्ड नंबर है वो हो जाए, ठीक है, इस तरह का हमारा जो पर्सनल डेटा होता है, ये लोग इन योजनाओं के माध्यम से एक्सेस कर लेते हैं और फिर उस डेटा को बहुत मोटी रकम पर आगे कुछ मार्केटिंग कंपनीज को, कुछ सेल्स कंपनीज को या कुछ और बिजनेस फर्म्स को बेच देते हैं। आमतौर पर आपके मोबाइल पर कुछ मैसेजेस, कुछ आपकी ईमेल पर मैसेजेस आते रहते हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि ये आपको इनका नंबर कहाँ से मिला या आपका नंबर उनको कहाँ से मिला। ठीक है, तो वो ऐसा ही होता है। हम भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमको भी कई बार देखने को मिलता होगा कि कोई इंसान जो है वो फ्री की स्कीम हमको देता है ना, या हमसे कहता है कि सर ये लकी ड्रॉ चल रहा है, इस लकी ड्रॉ में आपको ये पुरस्कार मिलेगा, ये इनाम मिलेगा, या ये पुरस्कार चल रहा है, इसमें आप अगर अभी फॉर्म भरोगे तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। ऐसी बातें बहुत सारी हमने देखी होंगी और उस लालच में हमने भी कई बार अपना डेटा ऐसी साइट्स को, ऐसे लोगों को दिया होगा। तो उसी के बारे में ये है कि सरकार को यहां पर आकर अब काम करना पड़ेगा और इस तरह के जो फेक ऑनलाइन केस हैं जो कि तादाद में बढ़ गए हैं, उनको रोकने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, ये लोग यही करते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं जो पहले चलती थी और अब बंद हो गई हैं,
ठीक है, तो उनको भी ये उसी नाम से दोबारा शुरू कर देते हैं, है ना? उसका जो पोर्टल है, उसकी जो वेबसाइट है, उस सबको बिल्कुल सरकारी वेबसाइट की तरह मिलता-जुलता बनाते हैं, जिससे इंसान या हम लोग जो हैं वो बहुत कन्फ्यूज़ होकर और इनके जाल में फँस जाते हैं। ये सिंपल सी बात करेंगे, आपको ये लिंक देंगे और लिंक पर आपका क्या करेंगे, कुछ आपका डेटा माँगेंगे और डेटा लेके भाग जाएँगे, ठीक है? डेटा का प्रयोग करते हैं आगे ये बेचने के लिए। कई बार क्या करते हैं, ये आपसे फॉर्म भरवाने के नाम पर भी कुछ सर्विस चार्ज यानी कुछ शुल्क वहाँ से भी वसूलते हैं और वो पैसा भी आपका जो है वो चला जाता है। ठीक है? इन सब का कारण यही है कि जो डेटा का बिज़नेस है इस समय वो बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। ठीक है? तो अब इस आर्टिकल में ये है कि इससे कैसे बचा जाए? कैसे कौन-कौन से मेजर्स ऐसे हैं जिनसे हम लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं? ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो तथा जो हमारी राज्य सरकारें हैं, वो इस संबंध में आगे आएँ और वो एक काम करें कि अपनी-अपनी वेबसाइट्स पर कुछ फैक्ट इनिशिएटिव चेकिंग यानी फैक्ट चेकिंग जो इनिशिएटिव्स होते हैं, उनकी शुरुआत करें। हालाँकि अभी भी राज्य सरकारों की वेबसाइट पर और पीआईबी वेबसाइट्स पर कुछ फेक चेकिंग इनिशिएटिव चल रहे हैं, लेकिन वो हम लोग को पता ही नहीं होते हैं। ठीक है? तो अभी पहला काम क्या करें कि जो पीआईबी हैं और बाकी राज्य सरकारें हैं, वो कुछ फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव्स की शुरुआत करें, जिससे जो स्टार्टर है यानी जो हम जैसे लोग हैं या हम जो समाज में लोग रहते हैं, इनको सही इन्फॉर्मेशन, सही योजना के बारे में मिल सके। कौन-कौन सी योजनाएँ आ रही हैं, कितनी वैकेंसीज़ आई हैं या और भी जो डिटेल चीज़ें हैं, जो और भी इन्फॉर्मेशंस हैं, उनकी पूरी जो डिटेल हो, वो उनके ऑथेंटिक पोर्टल पर हम सभी को मिले। अगर ऐसा होगा, तो फिर हम लोग ऐसे फर्ज़ी साइट्स पर जाने से बच जाएँगे, ऐसे फेक साइट से हम लोग बच जाएँगे, पहला। दूसरा जो यूज़र्स हैं, यानी जो स्टार्टर हम उनको बोल दें, तो उनको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए जो ऑथेंटिक पोर्टल्स हैं, जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, उन्हीं के पास जाएँ, उन्हीं पर जाएँ। इसके अलावा किसी भी पोर्टल पर वो जाने से बचें और जाँच भी करें कि किस पोर्टल पर वो जा रहे हैं, वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो गवर्नमेंट का पोर्टल है या नहीं। तो ऐसी जाँच हमारे जो स्टार्टर हैं, जो यूज़र्स हैं, उनको भी ध्यान में एक बात ये रखनी पड़ेगी। तीसरा, देखिए ये न्यूज़ जो होती है, ये जो फेक न्यूज़ चलती हैं या फेक जो ये प्रोग्राम चलते हैं, इनकी न्यूज़ को फैलाने के लिए भी सबसे जो ज़्यादा चल रहा है, वो चल रहा है सोशल मीडिया। ठीक है? आपने देखा होगा विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उस पे कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रेलवे में 100 जॉब निकल के आई हैं अभी, ठीक है? या फिर आपको वहाँ पे मिलता है कि प्रधानमंत्री की एक स्कीम चल रही है जिसमें छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है? या प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर योजना चल रही है, प्रधानमंत्री फ्री सोलर पैनल योजना चल रही है। ऐसी कई जो स्कीम्स हैं, उनकी फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर इस समय बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही हैं। तो तीसरा कदम क्या हो? जैसे सोशल मीडिया ने क्या किया हुआ है, अभी अपने पास यानी सोशल मीडिया पर जो भी हेट स्पीच होती हैं, जो भी घृणा वाली बातें होती हैं, उनको वो क्या करता है फ़िल्टर करता है और ऐसी हेट स्पीच पोस्ट को वहाँ से हटा देता है। बिल्कुल यही काम सोशल मीडिया को इन फेक न्यूज़ के लिए भी करना पड़ेगा। ठीक है? वो कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेके आएँ, जिससे जो भी सोशल मीडिया पर ऐसे फेक वीडियोज़ हैं या फेक जो पॉलिसीज़ हैं, उनके संबंध में जो भी फैक्ट हैं, उनको वहाँ से वो फ़िल्टर कर सके और वहाँ से वो हटा सके, ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को भी करना पड़ेगा। तीसरा, देखिए होता क्या है कि जितनी भी ये फेक न्यूज़ होती हैं, जितनी भी ये फेक पॉलिसीज़ होती हैं, इनकी जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है? या फिर इनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है? या फिर इनके वेबसाइट पर जो डेटा है, जो फ़ोटोज़ हैं, ठीक है? ऐसे और भी चीज़ें जो होती हैं, ये गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट से मिलती हुई होती हैं। यानी लगभग-लगभग वही फ़ोटोज़ होंगे, वही लाइन्स होंगी, ठीक है? वहीं कुछ ऑथेंटिक आपको लिंक्स भी दे देगा। जैसे अपनी एक पोर्टल उसने बनाया और उसी पर आपको होम मिनिस्ट्री या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री या फिर जो हमारा जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है, उसके लिंक्स कुछ दे दिए, ठीक है? तो ऑथेंटिक लिंक्स भी होंगे। यानी सब कुछ जो होगा, वो लगभग-लगभग गवर्नमेंट की साइट से मेल खाता हुआ होगा। इसीलिए सरकार को अब चाहिए कि वो इन चीज़ों को मॉनिटर करना शुरू करे। जो भी ऐसे सरकार संबंधित डेटा आ रहे हैं या सरकार की साइट से मिलते-जुलते डेटा आ रहे हैं, उनको वो फ़िल्टर करने का काम करे, उन पर वो मॉनिटरिंग करे। तो ये सरकार को काम करना पड़ेगा ताकि इनकी छँटनी हो सके और जो भी पकड़ में आए फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। ठीक है? तीसरा देखिए सरकार को एक काम और भी करना होगा कि सरकार को भी अपनी जो भी नई स्कीम्स आ रही हैं, ठीक है? या फिर जो भी अपनी नई योजनाएँ आ रही हैं या जो नई अपनी वैकेंसीज़ आ रही हैं, उन सब के बारे में लगातार फ्लैश करते रहना होगा।
ठीक है, जिस प्रकार सरकार करती है ना, सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं का जो ऐड देती है, जो विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है, तो इस तरह की फ्लैश उनको हमेशा करती रहनी होगी, जिससे जो यूजर है उसके दिमाग में कभी भी कोई कंफ्यूजन ना आए और वो समझ जाए कि कौन सी बात खत्म हो चुकी है, कौन सी योजना खत्म हो चुकी है या कौन सी नई योजना आ रही है, उसके संबंध में एक जानकारी उसके पास हो, तो भी हम इन फेक न्यूज से या फेक स्कीम से बच सकते हैं। ऐसा भी सरकार को करना पड़ेगा। साथ साथ इन सभी योजनाओं के बारे में जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, इसको फैलाने के लिए भी सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, जिस भी माध्यम से जुड़ाव हो सके उस माध्यम से इन सभी योजनाओं के बारे में, वैकेंसीज के बारे में जागरूकता क्रिएट करने की आवश्यकता गवर्नमेंट को है। साथ में एक काम सरकार और कर सकती है कि सरकार, देखिए अभी क्या होता है, अभी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के लिए विभिन्न पोर्टल्स पर जाना पड़ता है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि लोग क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, लोग क्या होते हैं, भटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सरकार चाहे तो एक काम कर सकती है कि ये सारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी वैकेंसी है, वो एक ही पोर्टल पर अवेलेबल करा दे। अगर किसी एक ही पोर्टल पर ये सारी अवेलेबल हो जाएंगी तो सभी के लिए बहुत इजी हो जाएगा इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, और तब क्या है कि इन तरह की फेक न्यूज से या फेक योजनाओं से हम सभी बच सकते हैं। ये सरकार को ध्यान में देने की जरूरत है। लास्ट काम ये है कि सरकार जो भी इस बारे में कंप्लेंट होती है, देखिए पहली बात तो ऐसी चीजों की शिकायत बहुत कम होती है। क्यों होता है? इसमें व्यक्ति जिसके साथ भी ऐसा होता है वो अपने आप को इंफीरियर महसूस करने लगता है। क्यों? गलती उसी की थी, वो सोचता है कि हाँ मुझसे ही गलती हुई है और अगर मैं इसको बाद में जाके बताऊंगा तो फिर मेरी जो है, मेरा वो एक तरह का अपमान होगा, ठीक है, तो इसलिए वो कंप्लेंट करता ही नहीं है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इस मामले में जितनी भी कंप्लेंट होती हैं उसमें जो एक्शन होना है वो बहुत तेजी से एक्शन हो और बहुत तेजी से कार्रवाई हो, जिसकी वजह से जो बाकी लोग ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, ऐसे चीजों में संलिप्त होना चाहते हैं, तो उनको एक पूरा मैसेज मिल जाए कि मत करो, यहां से अगर आप करोगे तो यहां से फिर आपको कार्रवाई को फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे सरकार को कुछ प्रयास यहां पर करने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन हमारा बड़ा है, इंटरनेट से हमारा लगाव बड़ा है, जुड़ाव बड़ा है, तो ऐसे चीजें अब बहुत आ रही हैं, अब ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं। कभी कभी ये लोग आपको हेल्पलाइन नंबर भी देते हैं, ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर भी देंगे, हालांकि वो हेल्पलाइन नंबर लगते नहीं है। तो ऐसे एक हेल्पलाइन नंबर या टोल फ्री नंबर गवर्नमेंट को भी शुरू करने चाहिए कि जितनी भी स्कीम्स हैं वो उन सभी की जानकारी जो है वो उन टोल फ्री नंबर पर उपलब्ध हो जाए। जैसे कोई भी, अगर मान लो हमें कोई भी न्यूज दिखती है, XYZ किसी भी न्यूज के बारे में पता लगता है कि ऐसी कोई योजना आ रही है, तो हमारे पास एक टोल फ्री नंबर या हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जिस पर कॉल करके हम सीधे ही पता कर सकें कि क्या ये स्कीम वाकई में है या क्या ऐसी योजना सरकार की वाकई में चल रही है या नहीं चल रही है। तो ऐसा एक हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर भी सरकार जारी कर सकती है। तो ऐसा ये आर्टिकल था, इसमें इन चीजों को बताया गया था, आपको यहां से ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, जो पेज नंबर 6 से लिया गया है और ये भी GS पेपर 2 से इसका संबंध है। देखिए आर्टिकल है वैक्सीन विद अ ग्लोबल कॉमन गुड गारंटी, ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए इसके संदर्भ अगर हम समझें तो संदर्भ में यही कहा गया है कि कोरोना की वजह से हम सभी को नुकसान हुआ, हर तरीके से नुकसान हुआ, इमोशनली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से सभी को नुकसान हुआ। और अब उसके बाद हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन आए और जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामान्य रूप में हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं। लेकिन लेखक ने इसमें एक संदेह जताया है कि क्या जब वैक्सीन आएगी वो क्या सभी को अवेलेबल हो पाएगी या वो कुछ अमीर वर्ग तक ही सीमित रह जाएगी और जो गरीब वर्ग है क्या वो उससे वंचित रह जाएगा। ऐसा एक डर, ऐसा एक संदेह इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है। उस डर को खत्म करने के लिए सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए, कैसा प्रयास करना चाहिए, उसके संबंध में भी यहाँ पे बातचीत की गई है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं डिटेल से। देखिए हम सभी जानते हैं कि कोविड ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को परेशानी में डाला और पूरे विश्व में हजारों लाखों लोग ऐसे थे जो इससे प्रभावित हुए। शुरुआत में भारत में कंट्रोल रहा, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसमें कोविड के सबसे अधिक पेशेंट्स हैं, सबसे अधिक मरीज हैं। इसलिए भारत की दृष्टि से भी अब ये बहुत गंभीर समस्या हो गई है। इकोनॉमिकली भी भारत को बहुत नुकसान हुआ है। हमने शुरुआत में देखा था कि प्रवासी मजदूरों को किस प्रकार परेशानी का सबब होना पड़ा था, किस प्रकार लोगों के रोजगार खत्म हुए, किस प्रकार व्यापार खत्म हुए, ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं।
यहाँ पर नुकसान देखिए व्यापारी वर्ग का तो हुआ ही हुआ, यानी व्यापार का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन साथ में जो वंचित वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, वो बिल्कुल तबाह हो गया। अर्थात जो अमीर वर्ग है, जो एक लेवल से ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका भी नुकसान हुआ, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन जो वंचित वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, वो बिल्कुल तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? कि इनकी जो दिनचर्या थी, वो तो केवल दिनचर्या डेली के खाने खर्चे के लिए थी। ठीक है, डेली का खाना उन्हें मिल जाए, बस इतना ही वो कमाते थे, और वो उनका पूरी तरह खत्म हो गया। तो ये लोग तो बिल्कुल भुखमरी के कगार पर आ गए, इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो उसी डर को यहाँ पर बताया गया है कि अब अगर ऐसा होगा कि अगर कोरोना के बाद वैक्सीन आती है और वो वैक्सीन मान लीजिए महंगी हुई या उसका कुछ रेट डिसाइड कर दिया गया, तो फिर तो वो केवल जो है वो अमीर वर्ग तक ही सीमित रह जाएगी। ये लोग जो पहले से ही बिल्कुल मारे जा चुके हैं, इनके पास तो वैक्सीन पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, चाहे इकोनॉमिक एक्सपर्ट हम देखें, चाहे इमोशनल एक्सपर्ट देखें, ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो यही वर्ग प्रभावित हुआ है। इनका पूरा काम चौपट हो गया, पूरा घर गृहस्थी चौपट हो गई है। तो इस तरीके से हमें ये चाहिए कि हम ऐसा प्रयास करें कि आगे जब भी वैक्सीन आए तो वो कुछ ऐसा प्रयास हो कि वो इस वर्ग तक भी आसानी से पहुंच जाए। देखिए, वैक्सीन पर इस समय बहुत तेजी से काम हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रही हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी उस पर हो चुका है और बहुत सारी कंपनियां इसमें लगी हुई हैं। बहुत सारी रिसर्च भी तेजी से चल रही है। मैं आपको बताऊं तो इस समय कुल मिला के 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 3 में चल रही हैं, यानी उसका फेज 3 ट्रायल चल रहा है। अगर वैक्सीन की बात करें तो एक तो कोवैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जो अपने फेज 3 में चल रही है। दूसरा ज़ाइकोव्ड एक वैक्सीन है जो अपने तीसरे फेज में चल रही है, और तीसरी है कोविशील्ड, ये भी अपने तीसरे फेज में चल रही है। ठीक है, कोविशील्ड। तो ये 3 वैक्सीन चल रही हैं। इन वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है, ये बात अच्छी है, लेकिन क्या मुझे बताइए कि इन वैक्सीन पर तेजी से काम क्या परोपकार के लिए कर रही है कोई कंपनी? क्या परोपकार के लिए? नहीं, परोपकार के लिए नहीं कर रही है। वो केवल इसीलिए कर रही है कि जितनी जल्दी वैक्सीन आएगी और जिस कंपनी की वैक्सीन सबसे पहले आएगी, उसी की वैक्सीन कैसे होगी? सबसे महंगी होगी, और वहां से फिर वो व्यापारिक रूप में उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लेखक ने यही डर दिखाया है कि जब सभी लोग वैक्सीन बना रहे हैं और वो अपने फायदे, अपने व्यापार के लिए बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका रेट डिसाइड किया जाएगा, और जब रेट डिसाइड होगा तो ऐसे लोग जो भुखमरी के कगार पर हैं, जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, वो फिर इस वैक्सीन से कैसे लाभ उठा पाएंगे? ये यहाँ पर डर लेखक ने दिखाया है। हो सकता है कि कुछ ऐसे देश जो केवल अमीर हैं, जिनके पास साधन हैं, जिनके पास सोर्सेज हैं, तो केवल उन्हीं देशों तक ये वैक्सीन पहुंच जाए। जो गरीब देश हैं एशिया और अफ्रीका के, वहां तक हो सकता है कि ये वैक्सीन ना पहुंच पाए। ये भी एक डर है। तो हमें पूरी दुनिया को साथ मिलकर ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि जिससे ये वैक्सीन जो है ये पूरी तरीके से सभी के लिए अवेलेबल हो और सभी लोग इसका फायदा उठा पाए। देखिए, यहां पर लेखक ने एक नाम दिया है, वो है जॉन साक। ठीक है, ये जॉन सॉक की बात करें तो पोलियो की जो दवा है, जो पोलियो की ड्रॉप है, उसको बनाने वाले थे। पोलियो का जो वैक्सीन था उसको बनाने वाले थे जॉन सॉक। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, जब पोलियो की वैक्सीन बनी थी तो जॉन सॉक ने उसका पेटेंट नहीं कराया था। ठीक है, पेटेंट क्यों नहीं कराया? उन्होंने पेटेंट इसलिए नहीं कराया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो पोलियो वैक्सीन है, ये पोलियो की जो बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है, उसको रोकने में हेल्प करेगी। अगर मैंने इसका पेटेंट करा लिया तो फिर ये व्यापारिक एस्पेक्ट में इसका यूज होगा, और फिर सारी दुनिया से इसका जो मेलजोल है, यानी सारी दुनिया से इसका जो जुड़ाव है वो खत्म हो जाएगा, सारी दुनिया तक ये नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसी सोच की ही आज आवश्यकता है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि जो हमारी वैक्सीन है उसको ग्लोबल कॉमन गुड गारंटी बनाने का प्रयास सभी सरकारों को मिलकर करना चाहिए, जिससे वो सभी तक पहुंच सके और पूरी दुनिया में जो फैली बीमारी है इससे सभी को आराम मिल सके, इससे सभी लोग बाहर निकल सके। केवल ऐसा ना हो कि केवल अमीर वर्ग तक या फिर केवल अमीर देशों तक ही ये पहुंच जाए, वहीं तक ये सीमित हो और बाकी लोगों तक ये ना पहुंच पाए। तो ऐसा इस समय नहीं होना चाहिए, इसीलिए सरकार ने ये बात कही है, लेखक ने ये बात कही है। अगली बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द काकेशस। ये देखिए काफ़ी समय से न्यूज़ में बना हुआ है और अभी फिर से न्यूज़ में आया है। इसके बारे में कई बार हमने पहले भी बात की है। तो अगर हम देखें तो पेज नंबर 7 से इसको लिया गया है और जीएस पेपर 2 से इसका संबंध है।
देखिए अगर इसके संदर्भ की हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक भूमि के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा है, उस विवाद को ही देखते हुए बनाया गया है। उस विवाद को देखते हुए लिखा गया है कि उसके क्या एस्पेक्ट हैं और क्यों ऐसा विवाद चल रहा है या किसकी उसमें सफलता है, इस बारे में बात की गई है। एक बार देख लेते हैं इसको, क्या है चीज़। तो देखिए अगर इस नक्शे में आप देखेंगे तो ये है अर्मेनिया और ये है अजरबैजान, और ये जो आपको बीच वाला एरिया दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस जगह को हम लोग कहते हैं नागोर्नो काराबाख, और इसी जगह के लिए पूरा विवाद है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में। तो एक बार कुछ पॉइंट हम लोग अगर इतिहास के देखें तो हमें पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। देखिए 1991 से पहले जब सोवियत संघ था, यानी जब यूएसएसआर था, तो अर्मेनिया और अजरबैजान उसी के अंग थे। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो ये दोनों देश भी अलग हो गए। जब ये दोनों देश अलग हुए तो ये जो नागोर्नो कराबाख वाला इलाका जो है, ये क्षेत्र जो है, ये भौगोलिक रूप से तो अजरबैजान के अंडर में है, लेकिन इसको स्वामित्व दिया गया अर्मेनिया का। ठीक है, इसी इसी वजह से विवाद हुआ और 1992 से यहाँ पर विवाद चल रहा है। 1992 से ये विवाद चालू हुआ और उसके बाद से लगातार ये विवाद बना हुआ है। हालांकि बीच में एक बार जब विवाद बहुत बढ़ गया था तो जो नगोर्नो कराबाख है वहां पर जनमत संग्रह भी कराया गया कि वहां के लोगों से पूछा गया कि भाई आप ही बता दो कि आपको कहाँ रहना है, तो आपको वहां पे ऐड कर देंगे हम लोग। ऐसा वहां पे जनमत संग्रह भी कराया गया, और जब जनमत संग्रह हुआ तो यहाँ के लोगों ने कह दिया कि हमें जो है ना अर्मेनिया के साथ जाना है ना अजरबैजान के साथ जाना है, बल्कि हमें तो खुद का स्वामित्व चाहिए, यानी हमें फ्री कंट्री बनना है। हालांकि इस जनमत संग्रह को ना ही अर्मेनिया ने माना ना ही अजरबैजान ने माना, और ये विवाद इनके बीच में चलता रहा। यहीं पे देखिए एक एंट्री हो जाती है ओआईसी की। ठीक है, ओआईसी क्या है? ये ओआईसी है अपना जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी, जिसमें कुल मिलाकर अगर देखे जाएं तो 57 मेंबर्स हैं। तो अभी हाल फिलहाल ओआईसी ने पूरी तरीके से अपना समर्थन जो है वो अजरबैजान को दे दिया है, तो इसलिए ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़ गया है और भी वैश्विक रूप में सामने हमारे आ गया है। अब देखिए यहाँ पर जो इस लेख में बात की गई है वो क्या बात की गई है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं मिन्स्क। ठीक है, मिन्स्क ग्रुप, ये क्या ग्रुप है देखिए इसके बारे में समझते हैं। मिन्स्क ग्रुप वो ग्रुप है जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में शांति समझौते की। ठीक है, अगर हम देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ठीक है, ऐसी ये एक संगठन है, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया था, 2007 में एक प्रिंसिपल को फॉलो किया था जिसको बोला था मैड्रिड प्रिंसिपल या मैड्रिड सिद्धांत। क्यों ऐसा हुआ था? तो 2007 में एक बैठक हुई थी स्पेन में, और स्पेन का वो शहर था मैड्रिड जहां पर बैठक हुई थी, इसीलिए इन सिद्धांतों को मैड्रिड सिद्धांत माना गया। इन सिद्धांतों में क्या किया गया? इन सिद्धांतों में वो नियम कायदे कानून बनाए गए जो इन दोनों देशों को फॉलो करने थे, जिससे इनके बीच में जो विवाद है, जो शांति समझौता है, वो हो सके और विवाद जो है वो खत्म यहां पर हो सके। ठीक है, अगर हम इस संगठन की बात करें तो इसमें देखिए 3 देश मुख्य रूप से हैं, फ्रांस, रूस और अमेरिका। ये 3 देशों का संगठन है जो इस संगठन में था। इसने ही 2007 में मैड्रिड सिद्धांतों को बनाया और इन दोनों देशों के बीच में शांति समझौता कराने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि अब इनके बीच में विवाद दोबारा बढ़ गया है और एक युद्ध जैसी कंडीशन आ गई है, तो ये मैड्रिड सिद्धांत या मैड्रिड प्रिंसिपल अब यहाँ पे आके बिल्कुल विफल साबित हुए हैं, बिल्कुल असफल साबित हुए हैं। तो इसीलिए इनकी बात यहाँ पर करी गई है। हालांकि मैड्रिड सिद्धांत की बात करें तो 2007 के बाद 2009 में इनमें अपडेट भी हुआ था, अपग्रेड भी किए गए थे, संशोधन भी इसमें किया गया था, लेकिन फिर भी इनका कोई फायदा नहीं निकला। यही बात यहाँ पर की गई है। देखिए एक बात यहाँ पे और भी खास है, नगोर्नो कराबाख जो इलाका है, ये अगर हम देखें तो जो ऑयल और गैस के रिजर्व हैं वो एक बड़ा भंडार ये नगोर्नो कराबाख में रखता है, जहाँ से यूरोप में भी एक बहुत बड़ी मात्रा में गैस और ऑयल की सप्लाई होती है। तो इस वजह से भी ये इंटरेस्ट का एरिया बना हुआ है, इस वजह से भी दोनों देश चाहते हैं कि ये हमारे अंडर में रहे, या जिसके अंडर में रहेगा उसको यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बात और भी आप समझ लीजिए, जो मैड्रिड सिद्धांत थे, उन मैड्रिड सिद्धांतों में भी जिन नियम कायदों की बात की गई थी वो भी एक और पुराने सिद्धांत पर बेस्ड था, जिसका नाम था हेलसिंकी फाइनल एक्ट। हेलसिंकी फाइनल एक्ट।
अब इसकी बात समझ लीजिए, फाइनल एक्ट, ठीक है। तो ये कब आया था? ये 1975 में आया था और इसके द्वारा भी यही सब बातें की गई थी कि किस तरीके से शांति समझौता होना है और किस तरीके से वाद को हटाना है, ठीक है। इसी पर बेस्ड मैड्रिड समझौता किया गया, लेकिन उसका पालन अभी तक नहीं हो पाया है, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से इन दोनों देशों में वाद चल रहा है। देखिए, चार बातें मुख्य मुख्य हैं जो हेलसिंकी फाइनल एक्ट के अंतर्गत थी और जो मैड्रिड समझौते के भी अंतर्गत चार बातें मुख्य बनी, जो आपके एग्जाम में कुछ स्टेटमेंट के रूप में पूछी जा सकती हैं। पहला, नॉन यूज ऑफ फोर्स, ठीक है, यानी जो फोर्स का इस्तेमाल है वो इस इलाके में कोई भी देश नहीं करेगा, ऐसा समझौता यहां पर किया गया था। दूसरा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको भी दोनों देश मानेंगे, उसको भी दोनों देश फॉलो करेंगे। तीसरा, इक्वल राइट्स, जो यानी इक्वल राइट्स, समान अधिकार हैं, उनके बारे में भी यहां पर बात की गई है। और चौथा जो है वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन। इन चारों की बात यहां पर की गई है जो हमारे हेलसिंकी फाइनल एक्ट में भी थे और उसके बाद फिर मैड्रिड समझौते में भी इनको रखा गया था, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई इनका सही रिजल्ट निकल के सामने नहीं आ रहा है। इसी चीज को यहां पर रखा गया है जो आपको यहां पर ध्यान कर लेना है। आगे कुछ प्रीलिम्स क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्लू फ्लैग टैग भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। दूसरा, ब्लू फ्लैग टैग कुल मिलाकर 33 मापदंडों को विचार कर दिया जाता है। तीसरा, सर्वाधिक ब्लू फ्लैग टैग स्पेन के पास है। और चौथा, हाल ही में कासरगोड तथा पाडुबिद्री समुद्री बीच को यह टैग दिया गया था। तो अगर इन चारों की बात करें तो पहला फैक्ट हमारा गलत है, उसके बाद के सही हैं, तो ये सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा। 2 3 4 कहाँ से क्वेश्चन आया एक बार देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हिंदू पेपर में एक न्यूज आई थी, ब्लू फ्लैग टैग फॉर कासरगोड और पुडुबिद्री बीचेस, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ब्लू फ्लैग टैग की बात करें तो पहले समझते हैं ये क्या टैग है, ठीक है। ब्लू फ्लैग टैग जो है वो एक संस्था है जिसका नाम है FEE, ठीक है। ये संस्था ब्लू फ्लैग टैग प्रोवाइड करती है कुछ बीचेस को, ऐसे बीचेस को जो सबसे ज्यादा क्लीन होते हैं, सबसे इको टूरिज्म जिनका मॉडल है वो क्लीन होता है, हाइजेनिक होते हैं, बाथिंग फैसिलिटीज वहां पे होती हैं। कुल मिलाकर सबसे अच्छे और क्लीन बीचेस को ये ब्लू फ्लैग टैग देती है। कौन देती है? FEE। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है जो ब्लू फ्लैग टैग देती है, ठीक है ना। अब देखिए, इसको देने का फायदा क्या है? देने का फायदा यही है कि जिन भी बीचेस को ब्लू फ्लैग टैग मिला हुआ होगा वो बहुत पॉपुलर होंगे, फेमस होंगे, वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा और वहां पे बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी बढ़ेंगी, तो उसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो जाएगा। इसीलिए चाहते भी हैं कि सभी देश के हमारे या उनके देशों में अधिक से अधिक बीचेस को ब्लू फ्लैग टैग मिल जाए। अगर बात करें तो स्पेन एक देश है पूरे वर्ल्ड में जिसको सबसे अधिक ब्लू फ्लैग टैग मिले हुए हैं। भी हाल फिलहाल भारत के 2 बीचेस हैं, कासरकोड और पडुबिद्री, ये कर्नाटक में दोनों बीचेस हैं, इन दोनों को भी ब्लू फ्लैग टैग मिल गया है। इन दोनों के साथ बात करें तो भारत में कुल मिला के 8 ऐसे बीचेस हो गए हैं जिनको ये ब्लू फ्लैग टैग मिला हुआ है। ये आपको अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में करना है कि भारत में कुल कितने ब्लू फ्लैग टैग मिले हुए हैं। तो टोटल 8 ब्लू फ्लैग टैग मिले हैं जिनको आपको यहाँ से ध्यान में कर लेना है। ब्लू फ्लैग देने की शुरुआत देखें तो 1985 में की गई थी और कुल मिला के 33 कैटेगरीज होती हैं, 33 मापदंड होते हैं जिनके आधार पर बीचेस को चेक किया जाता है और उस पर सफल होने के बाद ही बीचेस को ये टैग दिया जाता है। ये आपको ध्यान में करना है। 4 जो मुख्य मुख्य मापदंड हैं वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, यानी वहां पर जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो किस तरीके के हैं वो आपको देखने पड़ते हैं। दूसरा, एनवायरमेंटल एजुकेशन वहां पे कैसी है। दूसरा, बाथिंग वाटर क्वालिटीज कैसी हैं। तीसरा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वहां पे कैसा है। और चौथा, कंजर्वेशन, सेफ्टी और सर्विसेज वहां पर कैसी प्रोवाइड हो रही हैं। तो इनके बेसिस पर ये ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है। अगर कासरकोड और पाडुबिद्री की बात करें तो ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड पावर प्लांट आदि इन विषयों के मद्देनजर इनको ये दिया गया है। ये आपको यहां से ध्यान में कर लेना है। आगे बात कर लेते हैं प्रीलिम्स क्वेश्चन की। निम्न कथनों पर विचार करना है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षण संस्थानों के बंद होने से आने वाले वर्षों में भारत को लगभग $420 बिलियन का नुकसान होगा। दूसरा, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। अभी विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है
जिसके माध्यम से बताया गया है कि भारत में जो स्कूल बंद किए गए हैं, जो शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं, उनके कारण कुल मिलाकर $420 बिलियन का नुकसान भारत को आने वाले समयों में झेलना पड़ सकता है। ये बात यहाँ पर की गई है। देखिए भारत में, देखिए विदेशों में भी कोविड के कारण जो नुकसान हुआ उसकी वजह से वहाँ भी स्कूल बंद रहे, लेकिन वहाँ पर डिजिटल जो प्रोग्राम हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है वहाँ का प्लेटफॉर्म। बट भारत में अभी डिजिटल सर्विस इतनी मजबूत नहीं है। हालांकि मेट्रो सिटीज़ में और शहरों में इसको हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं, लेकिन जो भारत के ग्रामीण इलाके हैं, जो कस्बे हैं या जो पिछड़े इलाके हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पर अभी इतनी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाई हैं। इसीलिए वहाँ पर स्कूल के बंद होने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ये प्रभाव केवल शिक्षा पर नहीं पड़ा है, इसके साथ साथ वहाँ की लेबर पर भी पड़ा है, इसके साथ साथ वहाँ के प्रोडक्शन पर भी पड़ा है। ठीक है, ऐसा प्रभाव पड़ा है क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं या बहुत सारे जो लेबर इंस्टीट्यूट होते हैं वो इस तरह की सीख देते हैं, लेकिन क्योंकि वो बंद हैं इसीलिए वो सीख नहीं मिल पा रही है, वो ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, और उसकी वजह से हमारी जो लेबर है उसको स्किल प्रोवाइड नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। इस वजह से जो आगे के एक्सपेक्ट हैं, जो आगे कंडीशन है, उसमें भारत को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। एक ग्राफ के माध्यम समझाया गया है कि जो भारत के साउथ ईस्ट एशिया यानी जो दक्षिण एशियाई देश हैं जिनमें ये देश आते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, तो इन सब के अगर हम लोग तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत को सबसे अधिक नुकसान होने वाला है। बाकी देशों को भी नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान कम होगा, और जाहिर सी बात है कम होना भी चाहिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है, भारत बड़ा देश है उन सभी से, तो भारत को अधिक नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो ऐसा यहाँ पे एक अनुमान लगाया गया है। अब सरकार क्या कर सकती है? सरकार को यहाँ पर क्या करना है कि ऐसे कुछ मेजरमेंट करने हैं, ऐसे कुछ तौर तरीके लेके आने हैं जिससे इन चीजों से हम बच सकें और आगे होने वाले जो नुकसान है उनसे कुछ हद तक भरपाई हम लोग कर सकें। जितने भी देखिए जो पुअर और जो गरीब लोग हैं या फिर जो मिडिल फैमिली हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके सामने भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इस रिपोर्ट के द्वारा दिखाई गई है। कैसे? जैसे जिन बच्चों का स्कूल से नाम हटाया गया है या जो स्कूल बंद हुए हैं, उनमें से भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो दोबारा से अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती नहीं कर पाएंगे। उसके रीजन है, कुछ के रोजगार चले गए, कुछ का व्यापार ठप हो गया है, कुछ के पास और कोई दिक्कत आ गई है, कुछ के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दोबारा से स्कूल में एडमिशन ले पाएँ। तो ऐसे बच्चों के साथ अब अपराध बढ़ने की संभावना भी है। उनकी जल्दी शादियाँ हो सकती हैं, जो बाल विवाह है उसकी घटनाएँ बढ़ सकती हैं, जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसकी घटनाएँ बढ़ सकती हैं, या जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसकी भी घटनाएँ बढ़ सकती हैं। जो प्रोडक्शन लेवल है वो तो कम हो ही जाना है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट इस रिपोर्ट में बताए गए हैं जो भारत को ध्यान में रखने पड़ेंगे और उसके लिए फिर आगे काम करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में यहाँ से रखना है। इस रिपोर्ट के मद्देनजर लगभग 5.5 मिलियन बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कूल छूटने की संभावना इस रिपोर्ट में दर्शाई गई है। तो ऐसा ही ये रिपोर्ट है, आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैड्रिड सिद्धांत हमने अभी पढ़े थे, जो अभी हाल ही में समाचारों में देखे गए, ये निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो अब देखिए, पहला है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को हटाने तथा काम करने के संबंध में। दूसरा, नगोर्नो कराबाख विवाद को सुलझाने संबंधी शांति समझौता। तीसरा, स्पेन पुर्तगाल के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली के संबंध में। और चौथा, इजराइल तथा फिलिस्तीन के बीच विवादित क्षेत्रों पर समझौते के संबंध में। किसके संबंध में हमने पढ़ा? तो सेकंड इसका सही आंसर नगरोनो कराबाख विवाद को सुलझाने संबंधी शांति समझौते के संबंध में। नेक्स्ट एक पूर्वाभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि रॉलेट एक्ट जो था वो उसके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन जो है वो है, रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर बनाया गया था, उस पर आधारित था। दूसरा, रॉलेट एक्ट जो था वो साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ जो प्रदर्शन था उसके लिए था। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा एक चीज सही है, ये आपको पहचानना है। केवल एक सही है या दोनों सही हैं या फिर दोनों में से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है, ये आपको पहचान कर कमेंट कर देना है। नेक्स्ट दो मुख्य परीक्षा क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो से आपके लिए बने हैं। पहला, किसी भी संस्था के लिए झूठी योजनाएं तथा झूठे कार्यक्रम की समस्या बहुत अधिक जटिल है, इससे निपटने के लिए कौन कौन से तरीके तथा मापदंड अपनाए जा सकते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है, उसको विस्तृत जानकारी देनी है। दूसरा, कोविड-19 के चलते विश्व सहित भारत की उत्पादन क्षमता तथा विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए आरबीआई की योजनाओं को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे कुछ ये पॉइंट थे जो आज हमने डिस्कस करे। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।